Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Zahida Parveen, PhD Special Education from University of the Punjab, Lahore. And currently I am working as Assistant Professor of Special Education at University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. This is the course of Teaching of Mathematics to Hearing Impaired Children. And this course is from Masters of Special Education with an area of specialization mentally challenged. The title of this course is Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and this course is with the code of SPED 4139, and this is a 3 credit hours course. The title of today's lesson is Deductive Teaching Method. Remember, we are talking about the course of Teaching of Mathematics to Mentally Challenged Children, and the title of today's lesson is Deductive Teaching Method. Now we will start discussing deductive method in detail. Before going to the detail of deductive method, we will quickly review our inductive method. We have already discussed that when we are applying inductive method in our classrooms, basically we are doing from specific to general. यानी आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल्स मौजूद होती हैं और स्टूडेंट्स वन बाय वन डिफरेंट एग्जांपल्स को एक्सपीरियंस करते हैं और उसके बाद जो है वो उसको जनरलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं. उसके ऑपोजिट होता है डिडक्टिव अप्रोच में. In deductive approach, the observations move from general to specific, because इसमें already जो general rules होते हैं, those general rules are introduced to the students. Already उनको उसके बारे में बता दिया जाता है और then the students are allowed to do experiments or collect different examples to verify those general rules. ठीक है, तो इसमें general rules already बच्चों को provided होते हैं. सो उसी पैटर्न पर अगर हम इंडक्टिव जैसे हमने इंडक्टिव अप्रोच को डिस्कस किया था, तो उसी तरह से अगर हम डिडक्टिव अप्रोच की एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए करें, सो ग्रीन एप्पल की जो एग्ज़ाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, उसी तरह से अगर हम एक जनरल रूल बच्चों को प्रेजेंट करते हैं, ऑल द ग्रीन एप्पल्स आर सोर इन टेस्ट. सो इस सोर टेस्ट को जो ग्रीन एप्पल्स का है, ये हम ऑलरेडी बच्चों को बता देते हैं. ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कि द चाइल्ड मे बी टोल्ड दैट ही शुड नेवर ईट द ग्रीन एप्पल बिकॉज दे आर सोर. तो ऑलरेडी बच्चों को पता होता है और उनको ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ग्रीन एप्पल्स आपने नहीं खाने बिकॉज दोज ग्रीन एप्पल्स आर ऑलवेज सोर इन टेस्ट. एंड आफ्टरवर्ड्स he may verify these facts by tasting green apples. तो उसके बाद बहुत दफ़ा जो है वो रिपीटेडली बच्चा इस चीज़ को जो है वो एक्सपेरिमेंट उसका कर लेता है या उसको एक एक्सपीरियंस कर लेता है कि वो जितनी बार भी ग्रीन एप्पल्स को खाता है, दे आर ऑलवेज इन सोर इन टेस्ट. सो इसमें यह है कि बाद में जब बच्चा जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू उसको वेरीफाई कर लेता है, तो उसका जो जनरल रूल हम ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर करवा चुके थे, तो उसको वो उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और उसकी नॉलेज कन्फर्मेशन हो जाती है. तो इस तरह से जो है वो बच्चे ने जो डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू गेन करता है, वो फिर नॉलेज कन्फर्म करता है अपने नॉलेज को, उसको वो कंटिन्यू करता है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, स्टूडेंट्स आर टोल्ड दैट द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री. एग्जैक्टली ये इंडक्टिव अप्रोच की ऑपोजिट एग्जांपल हमने चूज़ की है, ताकि सेम एग्जांपल्स मैंने चूज़ की हैं ताकि आपको क्लैरिटी ज़्यादा हो जाए. सो दिस रूल इज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस टू द स्टूडेंट्स और उनको पहले से ये बता दिया जाता है कि वेन एवर यू विल measure the 3 angles of the triangle, they will be 180 degrees. ठीक है, तो उसके बाद then the student verify the same. ठीक है, बाद में बार बार डिफरेंट
शेप्स की, ट्रायंगल्स को ड्रॉ करके डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको वेरीफाई करते जाएंगे दैट द सम ऑफ थ्री एंगल्स इन द ट्रायंगल are always 180. Students will conclude that sum of angles of triangle is equal to 180 degree. So again वही है कि उनका जो knowledge उन्होंने different examples के through gain किया है, तो जो already हमने generalized rule उनको introduce करवा दिया था, उसको वो verify करने के बाद confirm कर लेते हैं अपने knowledge, अपनी जो memory होती है उसमें, कि हमेशा जो एक triangle है उसके sum of angles 180 होगा. These are few characteristics of deductive approach. That deductive method is based on the process of deduction. यानी हम इसमें जो information deduce कर रहे होते हैं, induce नहीं कर रहे होते हैं. In this approach we proceed from general to particular and from abstract to concrete. यानी abstract form में हमारे पास knowledge already मौजूद होता है और उसके बाद हम बच्चों को एक्सपीरियंसेस उससे रिलेटेड प्रोवाइड करते हैं. सो द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इज़ मूविंग फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज टू द concrete knowledge because students are going to confirm the information provided which was abstract in nature, and when they will experience through their hands-on activities then they will experience the concrete experiences. ठीक है, तो इस तरह से उनका जो नॉलेज है वो जनरल टू पर्टिकुलर की तरफ मूव करता है और फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट की तरफ मूव करता है. At first the rules are given and then students are asked to apply these rules to solve more problems. So more similar problems, more or less उसी तरह की similar problems बार बार बच्चों को present की जाती हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट चेंज सिचुएशंस में सेम तरह की प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व करते हैं और इस तरह से उनका जो नॉलेज है वो कंफर्म होता जाता है. सो इसमें अगेन वही चीज़ है कि रूल जो है वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका होता है स्टूडेंट्स के सामने और वो सिर्फ अपनी उन प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे होते हैं उस गिवन रूल को. When we are talking about this use of this approach in mathematics, so this approach is mainly used in algebra, geometry and trigonometry. तो इन तीनों में हमने देखा था कि जो इंडक्टिव अप्रोच है वो मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन कॉन्ट्रेरी ये है कि ये वाला जो डिडक्टिव मेथड होता है दैट इज़ मेनली यूज्ड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री. Because different relations, laws and formula are used in these sub branches of mathematics. क्योंकि जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है इनके जो रूल्स और लॉज होते हैं उनको स्टूडेंट्स को फॉर्मुलेट करना ज़रूरी नहीं होता, वो ऑलरेडी एडवांस्ड मैथमेटिक्स में उनके फार्मूला बने हुए होते हैं और हमने स्टूडेंट्स को सिर्फ उन फार्मूला की एप्लीकेशन सिखानी होती है. तो चूँकि ये एक डिडक्टिव अप्रोच है और इसमें ऑलरेडी जो बना हुआ फार्मूला होता है वो सिर्फ हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और बाद में उनकी एग्जांपल्स के थ्रू प्रैक्टिस करवाते जाते हैं. तो इस तरह से जो अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज़ है वो बढ़ जाता है क्योंकि उसमें हमने ऑलरेडी जो गिवन रूल्स होते हैं उनको सिर्फ अप्लाई करना होता है. पीछे हमने देखा था कि जो जनरल मैथ्स होता है उसकी बहुत से रूल्स किस तरह से फॉर्मुलेट होते हैं, हमने ये जब सिखाना होता है बच्चे को कि ये रूल बना कैसे हैं और तो उसको फिर हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं. यानी पहले हम उसके कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस बच्चों को सिखाते हैं और उसके बाद उनकी एप्लीकेशन बच्चे खुद करते हैं, तो वो इंडक्टिव अप्रोच थी. लेकिन डिडक्टिव अप्रोच में इन्होंने बच्चों ने जो कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्मूला है उसकी तरफ नहीं जाना होता, बल्कि जो ऑलरेडी बनाए फार्मूला हैं वो उनको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं और हमने सिर्फ उनकी एप्लीकेशन सिखानी होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज इन डिडक्टिव अप्रोच. In this approach, help is taken from assumptions, postulates and axioms of mathematics. That means कि जो already developed assumptions हैं, जो already उनके बने हुए postulates हैं maths के और axioms जो already exist कर रहे होते हैं, तो उनको solve करने के लिए, उनको use करने के लिए deductive approach को use किया जाता है. It is used for teaching mathematics in higher classes, क्योंकि हायर क्लासेस में जब आपके ने जो कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करवाने होते हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं. डिडक्टिव अप्रोच प्रोसीड्स फ्रॉम
जनरल रूल टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, यानी जनरल रूल से हम स्पेसिफिक एग्जांपल्स क्रिएट करते जाते हैं और बच्चे उसको एक्सपीरियंस करते जाते हैं. फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी जब हम जो ऑलरेडी फार्मूला हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया है वो उससे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, वो क्वाइट न्यू होता है उनके लिए. लेकिन जब वो बार बार उसकी प्रैक्टिस करके उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स के अंदर और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, तो वो मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम अननोन टू नोन. नेक्स्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट रूल टू कॉन्क्रीट इंस्टेंसेस. एब्स्ट्रैक्ट में जो नॉलेज मौजूद होता है उसके बाद बच्चे उसकी कॉन्क्रीट एग्जांपल्स की तरफ उसको लेके जाते हैं. एंड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, दिस इज़ सिंपली एन ऑपोजिट ऑफ इंडक्टिव मेथड. सो डिडक्टिव मेथड में जो है आपका नॉलेज होता है वो फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मूव करता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फार्मूला ऑलरेडी बच्चे के पास मौजूद होते हैं और जब वो लर्न करता है उसकी एप्लीकेशंस को तो वो अपनी नॉलेज को सिंपल की तरफ लेकर जा रहा होता है. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट स्टेप्स इन डिडक्टिव अप्रोच. There are 4 steps of deductive approach. These 4 are clear recognition of the problem, search for a tentative hypothesis, third one is formulating of a tentative hypothesis, and fourth one is verification. So first of all जो है कि जो प्रॉब्लम बच्चों को सामने प्रेजेंट की जा रही होती है उसको वो रिकग्नाइज़ करते हैं. लाइक वो उस पहले उन्होंने ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि जो गिवन सिचुएशन हमें प्रोवाइड की जा रही है, जो प्रॉब्लम हमें बताया जा रहा है, उसमें कौन सा ऑलरेडी लर्नड या गिवन फार्मूला अप्लाई होगा. तो ये रिकग्निशन करवाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि किस तरह की प्रॉब्लम में, किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का फार्मूला अप्लाई करना है. सो ये फर्स्ट जो स्टेज होती है डिडक्टिव मेथड की, दिस वन इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर द स्टूडेंट्स as they have to correctly recognize the problem and the solution of that problem. क्योंकि अगर यहाँ पहले स्टेप में बच्चे जो हैं वो चूज़ गलत कर लेंगे फार्मूला, तो उसके बाद उनका जो पूरा क्वेश्चन है वो रॉन्गली अटैम्प्ट हो जाएगा. वो सफ़र करेंगे उसके एग्जैक्ट या एक्यूरेट सोल्यूशन को फाइंड आउट करने में. सो ये जो फर्स्ट मेथड है, स्टेप है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये स्टूडेंट्स को टीच करना हमें पड़ेगा कि किस तरह की प्रॉब्लम हो तो किस तरह का जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना है आपने. सेकंड वन ये है कि सर्च फॉर अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस. सो स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले से एक हाइपोथेसिस बनाते हैं. जब वो एक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कॉन्सेप्चुअली कि इसमें हमने करना क्या है, तो उसके बाद ये होता है कि वो टेंटेटिव हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा. उस रिज़ल्ट को पहले से प्रेडिक्ट करना और डिफरेंट प्रेडिक्शंस को पहले सर्च करना कि क्या क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है, तो वो उसमें उसके बाद फॉर्मुलेट करना. थर्ड जो स्टेप है दैट इज़ फॉर्मुलेटिंग ऑफ अ टेंटेटिव हाइपोथेसिस. सो इसमें बच्चे जो हैं वो टेंटेटिव हाइपोथेसिस को प्रॉपरली फॉर्मुलेट कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो जो उन्होंने अब एक वर्क प्लान बनाया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसकी वेरिफिकेशंस करते जाते हैं वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू. तो वो अपने गेन नॉलेज को वेरीफाई करते हैं. हेयर इज़ एन एग्जांपल ऑफ यूज़ ऑफ डिडक्टिव अप्रोच. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a² a2 मल्टीप्लाइड बाय a10 इज़ इक्वल टू, यानी क्वेश्चन मार्क है कि हमने फाइंड आउट करना है कि ये क्या है. तो जनरल रूल ये है कि am मल्टीप्लाइड बाय an अगर होता है इज़ इक्वल टू, हम उसको फिर करते हैं a के साथ हम उसे m+n कर देते हैं. ठीक है, तो ये एब्रीवेटेड फॉर्म में होना था. लैपटॉप में इसको मैं कर नहीं सकी m+n ऊपर इसको कैसे लिखना था. लेकिन बहरहाल ये मैथ्स का एक रूल है कि अगर आपका जो बेस है वो कॉमन है, जैसे इसमें a कॉमन है, तो इसकी जो पावर्स होती हैं जो m और n है इसकी पावर्स, तो वो दोनों पावर्स आपस में हम प्लस कर देते हैं. सो अब ये एक जनरल रूल था, इसको अप्लाई करना सीखेंगे बच्चे इस एग्जांपल में. तो जो गिवन एग्जांपल है उसकी स्टेटमेंट थी a2 मल्टीप्लाइड बाय a10, यानी जो इसकी बेस है वो a है जो कि कॉमन है इन दोनों में, और एक a की पावर 2 है और दूसरे a की पावर 10 है. तो इसको सॉल्व करने के लिए पावर को सेम कर लेंगे बच्चे, वन टाइम लिखेंगे उसको, इज़ इक्वल टू a है और उसकी 2 + 10 जो है वो इसकी पावर प्लस हो जाएगी आपस में. सो इन दिस वे द आंसर विल बी a12.
इसी तरह से सेकंड एग्जांपल इसको ज़्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएटली थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है। सो इसमें जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है कि फाइंड 102 स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो 102 का स्क्वायर क्यों होगा, तो इसको जब हमने प्रैक्टिकली सॉल्व करना होता है मैथ्स में तो इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, और इसमें जो जनरल रूल हमने अप्लाई करना है वो दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वेल रिकग्नाइज्ड फार्मूला है मैथ्स का, बड़ा कॉमनली यूज़ होता है मैथ में। सो मैंने इसी को चूज़ किया है। तो जो फार्मूला यूज़ हो रहा है दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको ओपन करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो अब ये इस जनरल रूल को स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर केस में, जो कि ऊपर दिया हुआ था 102 होल स्क्वायर का। तो 102 को हम डिवाइड करें, उसको हम यानी स्प्लिट करेंगे a प्लस बी की फॉर्म में, और ये हो जाएगा 100 प्लस 2 होल स्क्वायर। और ऊपर वाले फार्मूला को यूज़ करते हुए जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab के लिए हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 2, और उसके नेक्स्ट स्टेप में 100 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 10,000, और प्लस 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, और प्लस 2ab को जब हम सॉल्व करेंगे तो वो 400 आंसर आएगा, और अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट में आंसर है वो 10404 आएगा। तो इस तरह से ये है कि जो ऑलरेडी गिवन फार्मूला था उसको बच्चों ने अप्लाई किया एक डिफरेंट सिचुएशन में, और इस तरह की फिर ये है कि इस जनरल रूल को अप्लाई करने के लिए वेरिफिकेशंस के लिए इसी तरह से सिमिलर जो मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स में वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को फिर सॉल्व करवाए जाते हैं, ताकि उनको इस जनरल रूल को यूज़ करना जो है वो आ जाए। Here are few merits of deductive method. शॉर्ट है, टाइम सेविंग मेथड है। मैथ की जो लंबी एक्सरसाइजेज होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए इफ़ेक्टिवली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टॉपिक्स, यानी अगर आप कोई नया फार्मूला जो है उसकी जनरलाइजेशन करवाना चाहते हैं तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। यूज़फुल फॉर रिवीजन एंड ड्रिल वर्क, क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन करवा रहे होते हैं डिफरेंट ऑलरेडी डेवलप्ड फार्मूला की, तो ये ड्रिल वर्क के लिए जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। यूज़ ऑफ लर्नर्स मेमोरी, क्योंकि इसमें उसने बार बार जो डिफरेंट उसने यूज़ ऑफ सीखा है बच्चे ने उसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स और फार्मूला को अप्लाई करना, तो उसकी एक टाइप ऑफ मेमोरी का टेस्ट भी साथ साथ होता रहता है। वेरी सिंपल मेथड है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हेल्प्स ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स, यानी जो कोई भी अगर बच्चों के लर्नर स्टाइल्स डिफरेंट हैं तो हर तरह के स्टाइल के लिए ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है। प्रोवाइड्स सफिशेंट प्रैक्टिस इन द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मैथमेटिकल फार्मूला एंड रूल्स, तो सफिशेंट प्रैक्टिस प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि अगर आपने एक फार्मूला के अगेंस्ट बच्चे को 10 एग्जाम्पल सॉल्व करनी सिखाई हैं तो काफ़ी अच्छी उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। द स्पीड एंड एफिशिएंसी इंक्रीज बाय द यूज़ ऑफ दिस मेथड, तो बच्चे की जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू डीमेरिट्स ऑफ दिस मेथड। दिस इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल मेथड, कोई पर्टिकुलर इसके स्टेप्स नहीं हैं, जस्ट हमने इसको साइकोलॉजिकल ये एक साइकोलॉजिकल मेथड नहीं है। नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसमें बेसिकली फार्मूला जो है वो कैसे बना है ये बच्चों को नहीं पता होता, जस्ट एक फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है और उसका यूज़ सिखाया जाता है। तो जब एक चीज़ को जस्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग तो उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। डज नॉट इम्पैक्ट एनी ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मैथड, हाँ साइंटिफिक अप्रोच डेवलप नहीं होती डिडक्टिव मैथड के थ्रू। इसी तरह से है कि नॉट सूटेबल फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए होती है, तो जब हमने एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ काम करवाना हो तो हम इंडक्टिव अप्रोच को यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। इनकरेजेस क्रैमिंग, ठीक है, रट्टा सिस्टम जो होता है उसको ये इनकरेज करता है। पुट्स मोर एम्फोसिस ऑन मेमोरी एंड स्टूडेंट्स आर ओनली पैसिव लिसनर्स, जस्ट वो टीचर को सुनने के बाद जो है वो उसको उन जनरल रूल्स को अप्लाई करते जा रहे होते हैं।
नॉट फाउंड क्वाइट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड डिस्कवरी। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जितनी भी हैं उनको ये डेवलप नहीं करता है। Applicability of deductive approach. Deductive approach is suitable for giving practice to the student in applying the formula or principle or generalization which has been already arrived at। यानी जो हम ऑलरेडी एक फार्मूला बना चुके हैं, बन चुका है मैथमेटिक्स का, तो उसकी सिर्फ हम प्रैक्टिस करवाते हैं जब, तो उस वक्त हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। This method is very useful for fixation and retention of facts and rules as it provides adequate drill and practice। यानी एक जो फार्मूला है वो फिक्सेशन और उसकी रिटेंशन, यानी वो उसका यूज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली बच्चों को याद रहे, तो उसके लिए जो है वो अपने इस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। Now we will discuss a new approach that is called as inductive-deductive approach. Basically, this is the combination of inductive and deductive approach, and this combination can be effectively used in mathematics classroom. Induction and deduction are not opposite modes of thought. There can be no induction without deduction and no deduction without induction. Inductive approach is a method for establishing rules and generalizations and deriving formula, whereas deductive approach is a method of applying the deducted results and for improving skill and efficiency or in solving problems. Hence, a combination of both inductive and deductive approach is known as inductive-deductive approach, and this is most effective for realizing the desired goals. Here is a comparison of inductive approach and deductive approach. Inductive approach is based on inductive reasoning, while deductive approach is based on deductive reasoning. Inductive approach proceeds from particular to general and from concrete to abstract, while on the other hand, deductive approach proceeds from general to particular and from abstract to concrete. Inductive approach is a psychological method, while deductive approach is non-psychological method. Inductive approach is a method of discovery and stimulates intellectual powers, while deductive approach is a method of presentation and does not develop originality and creativity. So, higher order thinking skills are created and are developed in inductive approach, and deductive approach does not enhances a higher order thinking skills. Inductive approach emphasizes on reasoning and encourages meaningful learning, while deductive approach emphasis is on memory and encourages rote learning. Inductive approach is more suitable for initial stages of learning, while deductive approach is more suitable for practice and application. Inductive approach is more suitable for lower classes, क्योंकि हम lower classes जो होती हैं उसमें ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, और उस लेवल पर जो कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए. एंड डिडक्टिव अप्रोच इज़ मोर सूटेबल फॉर हायर क्लासेस. इंडक्टिव अप्रोच इन्हेंसेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स. इसमें चूँकि हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ बच्चे कर रहे होते हैं, इंडक्टिवली रीज़न कर रहे होते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. और अगर प्रैक्टिकली यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है बच्चों की, अगर फिज़िकली वो काम नहीं भी कर रहे तो इंटेलेक्चुअली वो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने पहले लर्न करना होता है और फिर उसकी एप्लीकेशन करवाई जा रही होती है. While on the other hand, deductive approach makes the student passive recipient of knowledge, क्योंकि इसमें बच्चे एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, जो फार्मूला है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है बच्चों को, उसकी समझ हो या ना हो, बस उन्होंने उसको अप्लाई करना होता है और उसको प्रैक्टिस करना होता है, बार बार उसको प्रैक्टिस करना होता है. और उनको ये प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है
कि किस तरह की प्रॉब्लम हो तो हमने किस तरह का फार्मूला उसमें यूज़ करना है। तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छा उनको मेमोराइज़ होगा, और जितना अच्छा मेमोराइज़ होगा उतना अच्छा उसको रिट्रीव भी कर सकेंगे। जब भी उनको उनके सामने कोई प्रॉब्लम सिचुएशन ऐसी आएगी तो वो उसको एनालाइज फ़ौरन से करके अप्रोप्रिएट फार्मूला अप्लाई करने के लिए के काबिल हो जाएंगे। इंडक्टिव मेथड जो है वो काफ़ी लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेबोरियस होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को समझाया जा रहा होता है। तो एक उसके वो यानी अगर एक आपका सिलेबस लेंथी है तो उसको अगर आपने कवर करवाना है तो उसके लिए इंडक्टिव अप्रोच को एंटायरली यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से वो लेबोरियस भी है, क्योंकि वो बार बार बच्चे उसमें पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं फिर उसकी एप्लीकेशन करते हैं, तो इस तरह से ये बच्चों के लिए काफ़ी लेबोरियस भी होता है। While on the other hand, a deductive method is short, concise and elegant. तो ईज़िली इसको यूज़ किया जा सकता है, शॉर्ट सा है, उस यानी इसकी एप्लीकेबिलिटी डिफरेंट टॉपिक्स के हिसाब से ज़्यादा है। इंडक्टिव अप्रोच फैसिलिटेट्स डिस्कवरी ऑफ रूल्स एंड जनरलाइजेशंस। तो बेसिकली इसमें रूल्स डिफरेंट जो हैं वो उसमें डिस्कवर किए जा रहे होते हैं, लेकिन जो डिडक्टिव अप्रोच होती है वो सिर्फ स्पीड को इन्हेंस कर रही होती है, स्किल्स और एफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग इसको वो इंक्रीज़ कर रही होती है। ठीक है, तो सो दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ इंडक्टिव अप्रोच एंड डिडक्टिव अप्रोच। क्विकली हम इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले हमने डिडक्टिव रीजनिंग को डिस्कस किया है डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू। जैसे ट्रायंगल्स वाली एग्जांपल थी, तो इसमें हम रूल को पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं और उसके बाद डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए बच्चे उसको वेरीफाई करते जाते हैं। एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव मेथड, लाइक इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। एंड इस तरह से इसकी हमने डिफरेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको डिस्कस किया है। उसके बाद हमने ब्रीफली स्टेप्स को डिस्कस किया है। जो डिडक्टिव अप्रोच के 4 डिफरेंट स्टेप्स थे, उनको हमने देखा कि क्लियर रिकग्निशन होनी चाहिए प्रॉब्लम की, टेंटेटिव हाइपोथेसिस एनलिस्ट करने हैं बच्चों ने, फिर प्रॉपरली उनको फॉर्मुलेट करना है और फाइनली उनको वेरीफाई करना है। उसके बाद हमने मैथ्स के सब्जेक्ट में से डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं जिसमें डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ हो रही होती है। And then we have discussed a few merits and followed by discussion on few demerits. And then we have discussed applicability of deductive approach, and after that we have discussed in the concept of inducto-deductive approach, and then we have presented a comparison of inductive approach and deductive approach. Uh, Thank you very much for listening.